पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में दुखद निधन हुआ है, जिसके चलते देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। Volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। वे 92 साल के थे। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 बजे दिल्ली एम्स लाया गया था। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां रात 9:51 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। उनका अंतिम संस्कार कल राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मनमोहन सिंह के आवास गए थे। राहुल ने एक्स पर लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया है। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग रद्द कर दी गई। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े आयोजन भी कैंसिल हो गए हैं। पार्टी के इवेंट 3 जनवरी के बाद शुरू होंगे। केरल सरकार ने डॉक्टर सिंह के सम्मान में 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। टीम इंडिया भी मेलबर्न टेस्ट में आज काली पट्टी बांधकर खेलने उतरी है। मनमोहन सिंह 3 अप्रैल को राज्यसभा से रिटायर हुए थे। वे 1991 में पहली बार असम से राज्यसभा पहुंचे थे। तब से करीब 33 साल तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। छठी और आखिरी बार वे 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सांसद बने थे। घरेलू झगड़े से परेशान युवक ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने की कोशिश के साथ खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। गुजरात के सूरत के सरथाना में सामूहिक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें सूर्या टावर में रहने वाले स्मित तिजानी नामक शख्स ने अपने माता पिता, पत्नी और बच्चे को चाकू मारकर खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। हादसे में स्मित की पत्नी और बेटे की मौत हो गई है, जबकि माता पिता और स्मित का इलाज जारी है। परिवार में मनमुटाव के चलते स्मित ने इस घटना को अंजाम दिया होने की खबर सामने आ रही है। अमरेली के सावरकुंडला का निवासी जियानी परिवार पिछले कई वक्त से सूरत में रह रहा था। इस मामले की खबर मिलते ही सरथाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की है। સરથાણા પોલીસ સ્ટેશન પાસે રાજહંસ સ્વપ્ન બિલ્ડિંગ છે, એની અંદર સૂર્યા અપાર્ટમેન્ટ છે, એની અંદર સ્મિત લાભુભાઈ જીયાણી નામના શખ્સે એના માતા પિતાને ગળાના ભાગે ઈજા પહોંચાડેલ છે, જેઓ સારવાર હેઠળ છે, અને એની પત્ની અને એનું 4 વર્ષનું બાળક છે, એને ગળાના ભાગે ઈજા પહોંચાડીને મોત નિપજાવેલ છે, અને પોતાની જાતને પણ બંને હાથની નસો અને ગળાના ભાગે ઈજા પહોંચાડશે તે પણ સારવાર હેઠળ છે। બનાવનું કારણ તેમની માતા જે ભાનમાં છે ત્યારે એ જણાવે છે કે 4-5 દિવસ પહેલા સ્મિતના મોટા બાપુનું કુદરતી મરણ થયેલું હતું। ત્યાં લોકો બેસવા જતા હતા અને ગઈકાલે હવે તમે અહીં અમારા ઘરે ના આવતા, અને એ બાબતે સામાન્ય પરિવારજનોને બોલાચાલી થઈ, અને હવે સ્મિતને લાગી આવ્યું કે હવે આપણું કોઈ નથી। એમના માતાના કહેવા મુજબ મારતી વખતે પણ હવે આપણું કોઈ નથી, હું એકલો થઈ ગયો, હવે આપણું કોઈ નથી, હું એકલો થઈ ગયો, આવું કહી અને તમામને ઈજા પહોંચાડે છે ને 2 જણને મોત નિપજાવેલ છે। કયા વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલો હતો? સ્મિત જે છે ઓનલાઈનનો બિઝનેસ કરે છે એવું માતાએ જણાવેલ છે। गुजरात के वडोदरा के मौसम में आज अचानक बदलाव देखने मिला। गुजरात के मौसम विभाग ने पहले ही बिन मौसम बारिश का अनुमान जता दिया है, जिसके तहत वडोदरा में भी आज 7 बजे के आसपास हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। आसमान में बादल छाए हुए नजर आए और ये बादल जमीन पर उतर आए हों, इस कदर घना कोहरा देखने मिला। कोहरे के चलते वाहन चालकों को लाइट चालू कर वाहन चलाने की नौबत आई। मौसम विभाग के अनुमान के तहत 27 और 28 दिसंबर को बारिश की संभावना जताई गई है। बिन मौसम बारिश की संभावना के चलते किसानों के माथे पर चिंता के बल पड़ गए हैं।
वडोदरा महानगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से कई तालाबों का ब्यूटिफिकेशन किया गया है, लेकिन अभी भी कई तालाबों का ब्यूटिफिकेशन बाकी है और इसी के तहत नवरात्र में आने वाले रामनाथ मंदिर निकट के तालाब के ब्यूटिफिकेशन की भी अनुमति दी गई है, जिसके तहत तालाब के आसपास के अतिक्रमण तोड़कर कार्यवाही शुरू की गई है। વડોદરા શહેરના રામનાથ મહાદેવ મંદિર જે નવનાથમાંનું એક મંદિર છે તેના કિનારે રામનાથ તળાવ આવેલું છે, જેની લોકવાયકા 7000 વર્ષ જૂની છે. એ તળાવ એકદમ બિસ્માર હાલતમાં હતું. ગાજરાવાડીના રહેવાસી ધીરજ સતીશરા બારોકરના ધ્યાનમાં આવતા તેને વડોદરા શહેરના વિવિધ હિન્દુ સંગઠનોને સાથે રાખી આ તળાવને બ્યુટિફિકેશનમાં લાવવાની લડત લડી. એનામાં વડોદરા શહેરની તમામ મીડિયાએ અને તમામ પ્રેસ કર્મચારીઓએ સારો એવો સાથ સહકાર આપ્યો, જેના કારણે વડોદરાના મેયર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર અને ધારાસભ્યોનું તેની પર ધ્યાન ગયું અને આ તળાવને બ્યુટિફિકેશનમાં લાવવાની મંજૂરી મળી. ખાસ મુહૂર્ત થઈ ગયું છે અને આ તળાવનું બ્યુટિફિકેશનના ભાગરૂપે જે નકશામાં જે દબાણો આવી રહ્યા છે એ આજે કોર્પોરેશન દ્વારા તોડવામાં આવી રહ્યા છે. दो 2024 का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर नजदीक आ रहा है। 31 दिसंबर को 2024 के वर्ष को अलविदा करने के लिए पार्टी का ट्रेंड युवाओं में बढ़ता जा रहा है, जिसके तहत वडोदरा पुलिस भी काफी सतर्क नजर आ रही है। 31 दिसंबर को लेकर गोत्री सेवासी रोड पर वाहन चेकिंग किया जा रहा है। ब्रेथ एनालाइजर मशीन के साथ संदिग्ध वाहन चालकों को चेक किया गया। नए वर्ष के आगमन को लेकर युवाओं में अनोखा उत्साह है, लेकिन इस दौरान सभी को नशे से बचाने के लिए वडोदरा पुलिस एक्शन में आ गई है और वडोदरा के अलग अलग इलाकों में वाहन जांच कर सतर्कता बरती जा रही है। राजकोट के दस्तावेज घोटाले में मुख्य सूत्रधार हर्ष सोनी को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। अहमदाबाद के विजलपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले हर्ष सोनी के घर पुलिस छापा मारकर दस्तावेज के साथ छेड़खानी की साधन सामग्री भी बरामद की गई है। इस मामले में कोई सरकारी अधिकारी शामिल है कि नहीं, उसकी जांच की जा रही है। माननीय सीपी सर श्री ब्रजेश कुमार झासर અને એડિશનલ સીપી શ્રી મહેન્દ્ર બગડિયા સરના નેતૃત્વ હેઠળ રાજકોટ શહેર પોલીસની ટીમોને નાસ્તા ફરતા આરોપીઓને પકડવા માટેની સૂચના કરવામાં આવેલ હતી. એના અનુસંધાને ગઈકાલે પ્રનગર પોલીસ દ્વારા જે બોગસ દસ્તાવેજનો સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં કેસ દાખલ થયેલ હતો. એનો મુખ્ય સૂત્રધાર આરોપી જે હર્ષ ભરતભાઈ સોની હતો એ અમદાવાદના વેજલપુર વિસ્તારમાંથી એમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને હાલ આરોપી પોલીસ રિમાન્ડ ઉપર છે અને એમની પૂછપરછ ચાલી રહી છે. આના પહેલા આરોપીના ફ્લેટ ઉપર પ્રનગર પોલીસ દ્વારા રેડ કરવામાં આવેલ હતી. ત્યાંથી એમને ફ્લેટ ઉપરથી ઘણા બધા બોગસ દસ્તાવેજ, સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીના મૂળ દસ્તાવેજના ફાળેલા પાના અને ખોટી સહીઓ અને ખોટા રબર સ્ટામ્પ બનાવવાની મશીન વગેરે વસ્તુઓ મળી હતી. એના બાબતે આરોપીની વિસ્તારપૂર્વક પૂછપરછ કરવામાં આવશે અને આ આખા કૌભાંડમાં કોઈ સરકારી કર્મચારી અથવા બીજા કોઈ આરોપીઓ ઇન્વોલ્વ છે કે કેમ આ બાબતે તપાસ ચાલી રહી છે. હાલ સુધી 2 આરોપી પકડાના છે. કિશન ચાવડા નામના એડવોકેટ જે છે આ આરોપીની ધરપકડ કરવા માટે તજવીજ ચાલુ છે.